Hello student and welcome back to my channel The Biology Academy. I am Dr. Rohit Pratap Singh, your biology faculty for class 11th, 12th and NEET examination. पिछले वीडियो में हमने बात की थी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, यानी कि पिछले वीडियो तक हम अपना ख़त्म कर चुके थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, एक पेरेंट मेल होता है, एक पेरेंट फीमेल होता है। उनमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है और उन गैमीट्स का फॉर्मेशन होने के बाद में उन गैमीट्स का आपस में फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न होने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और फिर एम्ब्रियो बनता है। तो चूंकि यहाँ पे दो पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा था, तो यहाँ पे जो गैमीट्स का फॉर्मेशन होने के बाद में, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एम्ब्रियो बनता है और फिर ऑफस्प्रिंग बनती हैं, वो पेरेंट से डिसिमिलर होती हैं, उनमें वेरिएशन पाया जाता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है, ठीक है ना। और इन मेल और फीमेल पेरेंट्स में गैमीट का फॉर्मेशन हुआ और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, यानी कि मेल पेरेंट ने भी गैमीट को फॉर्म किया और फीमेल पेरेंट ने भी गैमीट को फॉर्म किया। जो मेल पेरेंट ने गैमीट को फॉर्म किया वो किया स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो फीमेल पेरेंट ने गैमीट को फॉर्म किया वो किया oogenesis के थ्रू। आप जानते हो ना कि गैमेटोजेनेसिस दो टाइप का होता है। अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं oogenesis, और इन दोनों को साथ में मिला के बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे मेल पेरेंट ने स्पर्म का फॉर्मेशन किया बाई स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल पेरेंट ने ओवम का फॉर्मेशन किया बाई oogenesis, जिसको हमने बोला गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद में गैमीट का फॉर्मेशन हो गया और ये गैमीट ट्रांसपोर्ट हुए, यानी कि एक दूसरे के पास गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स। और ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद में ये गैमीट आपस में फ्यूज कर गए, ये गैमीट आपस में फ्यूज कर गए, यानी कि इनका फ्यूजन हो गया और फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हुआ? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और जाइगोट के फॉर्मेशन होने के बाद में जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स हुए, जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ और इस घटना को हमने बोला एम्ब्रियोजेनेसिस। इसको हमने बोला एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आपने देखा कि फर्टिलाइजेशन से पहले वाला एक फेज था और एक फर्टिलाइजेशन के बाद वाला फेज था। तो जो फर्टिलाइजेशन से पहले वाला जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के
पहले वाले फेज को हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और इसमें आप जानते हैं दो इवेंट्स हमने पढ़े हैं अभी अभी, एक पढ़ा है हमने गैमेटोजेनेसिस और दूसरा पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है ना, क्लियर है ये बात? यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट आए, गैमेटोजेनेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट। फिर हमारा सेकंड क्या आया, ये फर्स्ट है, सेकंड क्या आया, फर्टिलाइजेशन। सेकंड क्या आया, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उसके बाद के हम इवेंट्स को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें क्या क्या आया, जिसमें आया जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है ना? तो जो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें तीन फेजेस होती हैं। एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, जिसमें आता है गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसपोर्टेशन। फिर होती है एक फर्टिलाइजेशन फेज, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। और उसके बाद होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हुआ, तो बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस हुई। जाइगोट का फॉर्मेशन एंड जाइगोट का डेवलपमेंट। ठीक है ना? यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो स्पर्म है बेटा, ये जो पेरेंट होता है ये डिप्लॉयड बॉडी होती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसमें मियोटिक डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे जो गैमीट हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। आगे हम ये लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। हैप्लॉइड होते हैं। और जाइगोट जो है, चूंकि यहाँ पे दो हैप्लॉइड गैमीट्स आपस में जुड़ गए, फ्यूज हो गए, तो जाइगोट जो होता है वो 2n होता है। और फर्दर माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से एम्ब्रियो एंड देन ऑफस्प्रिंग जो है वो सब डिप्लॉयड होती हैं। ठीक है ना? तो आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, और ये नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि नीट में इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है ना? सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन प्लांट्स। अब देखिए, इफ वन फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर, अगर एक फ्लावर में दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो एक फ्लावर में, तब हम उसको बोलते हैं बाईसेक्सुअल। उसको हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल। इफ वन फ्लावर हैविंग ओनली मेल, अगर उस फ्लावर में एक तो सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल सेक्सुअल स्ट्रक्चर है, और वो क्या है, मेल है, तो उसको हम बोल सकते हैं, या तो हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल एक जनरल टर्म है क्योंकि उसके पास सिर्फ सिंगल सेक्स है, और वो सिंगल सेक्स क्या है, स्टेमिन है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेमिनेट। अगर किसी भी फ्लावर के अंदर ओनली मेल पार्ट प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे स्टेमिनेट। अब इफ वन फ्लावर हैविंग ओनली फीमेल भाई, तो क्या बोलेंगे, तो देखो यूनिसेक्सुअल तो हमारा ये रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे टर्म यूज होगा पिस्टिलेट, क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल। अब इफ वन प्लांट, यहाँ पे प्लांट की बात हो रही है, हैविंग
बोथ मेल एंड फीमेल। अगर एक प्लांट के अंदर दोनों ही तरह का सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, यानी कि मेल भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो और फीमेल भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, तो इसको हम बोलते हैं मोनोइशियस। इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोइशियस बोलते हैं। और मोनोइशियस के साथ साथ इसको हम बोल सकते हैं होमोथैलिक या मोनोथैलिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मोनोइशियस या होमोथैलिक। एग्जाम्पल सर क्या क्या होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। एक तो कुकुरबिट्स एंड कोकोनट। ये आपके एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल ही मैंने आपको यहाँ पे लिखाए हैं, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट। If one plant having either male और फीमेल, या तो उसके पास में मेल है या फिर उसके पास में फीमेल है, तो इसको हम बोलते हैं डायोइशियस और हेट्रोथैलिक। डायोइशियस बोलते हैं और हेट्रोथैलिक बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे होता है पपाया एंड डेट पाम, यानी कि खजूर। ठीक है ना? तो पपाया या डेट पाम। तो ये कुछ टर्म्स हैं और एग्जाम्पल हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? अगर कहीं पे मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट हैं तो उसको हम बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, और क्या मोनोइशियस बोलते हैं या होमोथैलिक बोलते हैं। अगर कहीं पे सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट है तो उसको हम डायोइशियस भी बोल सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हैं या हेट्रोथैलिक भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट इस चीज़ को आप बहुत ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। समझो बाइसेक्सुअल। और यहाँ पे देखिए सर, बाइसेक्सुअल का सामना किससे हो रहा है? मोनोइशियस। तो जो इशियस वाले हैं और जो सेक्सुअल वाले हैं उनमें उल्टा उल्टा क्रम चलता है। मोनोइशियस के साथ पेयरिंग होगी बाइसेक्सुअल की और यूनिसेक्सुअल के साथ पेयरिंग होगी डायोइशियस की। तो ये पेयरिंग जो है वो क्रॉस वाली पेयरिंग है। ये टर्म आप बहुत ध्यान में रखिएगा। हम बात करते हैं आगे प्लांट्स के केस में। तो हमने ये बात की है यहाँ तक, प्लांट्स के केस में बात हो गई है। हम लोग बात करते हैं एनिमल्स के केस में। तो बात करते हैं एनिमल्स के केस में। इन एनिमल्स, अगर एक एनिमल में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं, उसके लिए टर्म कहाँ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? उसके लिए टर्म हम यूज़ कर सकते हैं बाइसेक्सुअल। और हम कौन से टर्म यूज़ कर सकते हैं? मैंने बोला था बाइसेक्सुअल के साथ में कौन सा आता है? मोनोइशियस। और यहाँ पे सिर्फ एक एनिमल के लिए एक खास टर्म यूज़ की जाती है। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ये एनिमल में ही यूज़ हो सकती है और उस टर्म का नाम है हर्माफ्रोडाइट। तो टर्म का नाम है हर्माफ्रोडाइट। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस तो प्लांट के तरीके से ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली एनिमल्स के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो है हर्माफ्रोडाइट। और एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ही बार आपने देखा होगा, एक तो होता है अर्थवॉर्म, ठीक है ना, अर्थवॉर्म, यहाँ पे टेपवॉर्म, ठीक है, और स्पंजेस ETC। ठीक, तो यहाँ पे इन एग्जाम्पल को लिया जाता है। अगर एक एनिमल में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सिर्फ एक एनिमल में, तो हम बाइसेक्सुअल, मोनोइशियस, और यहाँ पे एक नया नाम आया है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल है आपके अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, स्पॉन्जेस ETC। अगर मेल या
फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, किसी भी एनिमल में मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? मैंने आपसे बोला था बाइसेक्सुअल के सामने क्या आएगा, बताओ। बाइसेक्सुअल के सामने क्या आएगा? डायोइशियस। और मोनोइशियस के सामने क्या आएगा? यूनिसेक्सुअल। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये दो ही टर्म यूज होते हैं सेम प्लांट में भी और एनिमल में भी, डायोइशियस एंड यूनिसेक्सुअल, जिसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। आप देखिए, एक तो ह्यूमन। ह्यूमन में क्या है? ह्यूमन में मेल और ह्यूमन की फीमेल अलग अलग होती है। उसके बाद में कॉकरोच। ठीक है ना? तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो मैंने आपको बताए। उसमें मोलस्का वगैरह भी हो सकता है, एस्कैरिस भी हो सकते हैं। तो जिन एनिमल्स में मेल और फीमेल एनिमल्स अलग अलग होते हैं, यानी कि सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म, एक टर्म है सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म, यानी कि सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म माने क्या होता है? मेल ऑर्गेनिज्म अलग और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग। ऐसों को हम बोलते हैं डायोइशियस या यूनिसेक्सुअल, जिनमें सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। एग्जाम्पल होता है ह्यूमन एंड कॉकरोच। ऐसे एनिमल जिनमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम बाइसेक्सुअल, मोनोइशियस या हर्माफ्रोडाइट मानते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल होता है अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म और स्पंजेस। आगे हम लोग बात करते हैं। सो लेट्स डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। मोनोकार्पिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपने पूरे लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग या फ्रूटनिंग करते हैं, जबकि पॉलीकार्पिक प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जो अपने लाइफ में बहुत बार एक पर्टिकुलर सीज़न में फ्लावरिंग या फ्रूटनिंग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घर के आसपास मैंगो के या गुआवा, अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, जो एक पर्टिकुलर सीज़न में उनमें मैंगो और गुआवा आते हैं, अमरूद आते हैं, और आप उन्हें तोड़ तोड़ के खाते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप छोटे से थे तब भी उसी पेड़ पे आम आ रहे थे, और आज आप इतने बड़े हो गए हो तब भी सेम पेड़ पे आम आ रहे हैं एक सेम सीज़न में। ठीक है ना? तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये पर्टिकुलर एक सीज़न में जो है फ्लावरिंग और फ्रूटनिंग करते हैं, और इनका लाइफ स्पैन काफ़ी बड़ा होता है। जबकि मोनोकार्पिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत लिमिटेड, बहुत शॉर्ट होता है, और अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग या फ्रूटनिंग करते हैं। तो पहला पॉइंट है मोनोकार्पिक प्लांट्स फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ, जबकि फ्लावर्स एवरी ईयर इन पर्टिकुलर सीजन। ठीक है ना? नेक्स्ट, दीज प्लांट्स आर जनरली एनुअल, बाइनियल एंड वेरी फ्यू आर पेरिनियल। जो मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं उनका जो लाइफ स्पैन है वो बेसिकली लेस देन 1 ईयर या 1 ईयर का होता है, या किसी किसी का 2 ईयर्स का होता है। ऐसे बहुत कम मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं जिनका लाइफ स्पैन 2 से ज़्यादा सालों का होता है। तो यानी कि जिसका 1 साल का लाइफ स्पैन है उसने एक ही साल के अंदर क्या किया? फ्लावर और फ्रूट दिए, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। बाइनियल वाले में 1 साल में वो जर्मिनेट हुआ और अगली साल उसने फ्लावर और फ्रूट दिया और डेथ हो गई। और ऐसे बहुत कम होते हैं जो जिंदा तो काफ़ी दिन रहते हैं लेकिन अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावर या फ्रूट देते हैं। जबकि ये वाले जो पेरिनियल होते हैं, पॉलीकार्पिक जनरली क्या होते हैं? पेरिनियल होते हैं, और इनका लाइफ स्पैन काफ़ी बड़ा होता है। दे डाई आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटनिंग। दे डू नॉट डाई आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटनिंग। जैसे मैंने कहा कि जो मोनोकार्पिक होते हैं वो फ्लावर और फ्रूट देने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, जबकि पॉलीकार्पिक में ऐसा नहीं होता। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? राइस, व्हीट, कैरेट एंड रेडिश। इसमें एग्जाम्पल होते हैं एप्पल, मैंगो, ऑरेंज एक्सेट्रा। आपने देखा होगा जो गेहूं की हम खेती करते हैं उसमें हम एक बार गेहूं को बो के वो गेहूं का प्लांट उगता है और उसके बाद उसकी कटाई हो जाती है। नए गेहूं के लिए हमें नया प्लांट उगाना पड़ता है। तो उसने सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग की और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ये अल्टीमेट एग्जाम्पल है मोनोकार्पिक प्लांट का।
यहाँ पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें नीट में ज़रूर पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है बैम्बू। बहुत बार नीट में पूछा गया है। जो बैम्बू का जो प्लांट होता है वो 50 साल से 100 साल में 50 साल से 100 साल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर देता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। बहुत ध्यान दीजिए यहाँ पे, 50 साल से 100 साल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर देगा और उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। एग्जाम्पल है बैम्बू। उसके बाद में इसी मोनोकार्पिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, यानी कि नीला कुरंजी। अब ये स्ट्रोबिलस कुंथियाना जो है ये वायलेट कलर फ्लावर्स प्लांट होता है। इसमें जो है वायलेट कलर के फ्लावर आते हैं और वो बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, ये अपनी लाइफ में 12 साल बाद 12 इयर्स में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करता है और वो मंथ होता है सितंबर टू अक्टूबर, यानी कि सितंबर से अक्टूबर के महीने में 12 साल में सिर्फ एक ही बार इसमें फ्लावरिंग होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, यानी कि नीला कुरंजी। हम यहाँ पे वॉयलेट कलर ध्यान रख सकते हैं, ये नीला वर्ड से। पुरानी एनसीईआरटी में ब्लू कलर लिखा है, लेकिन नई एनसीईआरटी में चेंज हो गया है, वहाँ पे वायलेट हो गया है। तो आप ध्यान दीजिए, जो इसमें कलर होता है फ्लावर का वो वायलेट होता है। 12 साल में एक बार 12 साल में एक बार इसमें फ्लावर आता है और फ्लावर आता है सितंबर टू अक्टूबर मंथ। जो लास्ट फ्लावर इसमें आया था वो आया था 2018 में। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आपके पास जो एनसीईआरटी होगी उसमें 2006 लिखा है, तो वो एनसीईआरटी 2018 से पहले की है। तो 2006 के बाद में 2018 में ऑलरेडी फ्लावरिंग हो चुकी है और अब नेक्स्ट फ्लावरिंग होगी 2030 में, यानी कि 18 + 12 = 30। जो ये पाया जाता है, इसकी जो लोकेशन होती है जैसे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी कि सदर्न इंडिया रीजन में ये पाया जाता है। अब इसको मोनोकार्पिक क्यों बोलते हैं? मोनोकार्पिक इसलिए बोलते हैं कि आफ्टर फ्लावरिंग जो मदर प्लांट होता है उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए जो स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना है उसको हम मोनोकार्पिक कंसीडर करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्ट्रोबिलस कुंथियाना है उसको हम मोनोकार्पिक कंसीडर करते हैं। 12 साल में एक बार इसमें फ्लावर आता है सदर्न इंडिया रीजन में, और जो मंथ होता है वो होता है सितंबर टू अक्टूबर का। जो लास्ट फ्लावर था वो 2018 में आया था और जो नेक्स्ट फ्लावर है वो 2030 में आएगा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर में हम आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। जय हिंद।